दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने और एक राहत पैकेज है, फोर्थ फेज़ आत्मनिर्भर पैकेज, वो रिलीज़ किया है। तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। दूसरा टॉपिक मेरा होगा प्रवासी मजदूरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी है। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और बिजनेस कोच हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फोर्थ फेज़ में जो सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने एडिशनल पैकेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है। ये जो मॉडिफिकेशन के फैक्टर्स है उसके अंदर पहला सेक्टर आएगा डिफेंस का। डिफेंस में उसकी थोड़ी बहुत सेगमेंट है, उसमें मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कॉरपोरेटाइजेशन वो इंट्रोड्यूस होगा, नॉट प्राइवेटाइजेशन। ये गौर करिएगा। इसमें इनका ये हेतु ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स जिस तरह से अपने शेयर्स इशू करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट आता है, सेम तरीके से एक मॉनेटरी नई विंग है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन गौर कीजिएगा, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाला है, इट्स अ कॉरपोरेटाइजेशन। उसका उस तरह से काम चलेगा। दूसरी बात, डिफेंस के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो इम्पोर्ट की जाती है, ज़्यादातर नहीं, मोस्टली चीज़ें, क्योंकि हमें आधुनिक तौर तरीके से जो हमारे वॉर के वेपन्स है वो हमें कंज्यूम करने होते हैं। तो उसके लिए बाहर की जो सत्ता है, बाहर की जो देश है, उनकी टेक्नोलॉजी पे हम अभी तक निर्भर है। इस बार ये किया जाएगा कि ये सारा इम्पोर्ट है, इस पर बैन कर दिया जाएगा। और सारी की सारी तकनीक, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा इंडिया का ब्रेन पावर है वो सबसे ज़्यादा इसकी तारीफ होती है, तो उसको हम यहाँ पे हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। तो इंडियन जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसके थ्रू ही हम हमारा वॉर वेपन्स है और वॉर के टेक्नोलॉजी की है वो हम इस तरह से आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। दूसरा पार्ट होने वाला है, ये है सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन में भी इन्होंने 3 पॉइंट है वो मॉडिफाई किए हैं। पहला है एयर स्पेस का। एयर स्पेस में अभी तक ऐसा होता था कि 60% एयर स्पेस है वो मिलिट्री के लिए यूज़ होती थी। अब इसके अंदर ऐसा किया गया है कि हम हमारे सिविल जो हमारी फ्लाइट्स है उस पर्पज़ के लिए इस पार्ट को यूज़ करने वाले हैं। इससे ये होगा कि पहले फ्यूल की बचत होगी, टाइम की बचत होगी और बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तीसरी बात है पीपीपी, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये होता है एविएशन के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर अभी तक क्या होता है कि सरकार का ही अभी मोनोपोली था। तो सरकार की मोनोपोली को हटा के प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की वजह से इसके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा और इसका एक नया ही मॉडर्नाइजेशन है ये सेक्टर में आने वाला है। तीसरा पार्ट है MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। अभी तक एविएशन के सेक्टर में जो भी मेंटेनेंस रिपेयर होता है वो हमारे पास बाहर से ही लाया रहता है। देखिए, 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, इनकी बात अलग होती है, वो अभी तक हमारे इंडिया में ही इसका सारा सॉल्यूशन आता था। लेकिन एविएशन से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल है, ये सारी टेक्नोलॉजी है और सारी सेवाएं हम बाहर से लेते हैं। तो अभी ये सेवाओं को भी हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर से ही लेने का निर्णय ले लिया है। इससे अब सामान्य जो इंसान है वो ये पूछेगा कि भैया ये तो सारे एक लार्ज स्केल पे मॉडिफिकेशन है, इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा। भैया देखिए, ये फ़ायदे की बात अगर लार्ज सेक्टर में भी फ़ायदा होता है तो ये कॉमन मैन तक पहुंचता ही है। अगर ये सारी चीज़ें जो हम बाहर से लाते हैं, अगर इसका आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का एक ये पूरा स्ट्रेटा है। ये स्ट्रेटा है, हमने इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही इसको इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि इंडिया जितना पैसा जाता है वो इंडिया के अंदर ही आएगा। इंडिया के अंदर ही इसके लिए जो प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर एंटर होने वाले हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, जो रॉ मटेरियल्स होता है, ये सारे सेक्टर के अंदर एक तरीके से डिमांड बढ़ने वाली है। अब ये लागू पड़ेगा हमारे लेबर्स को भी। तो सभी जो ओवरऑल चारों सेक्टर है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और सभी को इंडियन इकोनॉमी, सभी को फ़ायदा होगा, तो इंडियन इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। तो इस तरह से ये है, कॉमन मैन तक भी ये जो बूस्ट है, ये कॉमन मैन तक भी इसकी असर आने वाली है। तीसरा है एटॉमिक
एटॉमिक और चौथा है रेडिएशन। देखिए एटॉमिक के अंदर जो फार्मा सेक्टर से कुछ चीज़ें होती है, जैसे कैंसर का इलाज है, अभी कोविड-19 है, वो है, ये इस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है रेडिएशन है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो हम हमारे भारत में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे जैसे पेरिशेबल फूड्स है, टमाटो है, ऑनियन है, ऐसी सब चीज़ें हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज में फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें अगर इंडिया में डेवलप होने लगी तो इंडियन इकोनॉमी को अलग से ही इसका फ़ायदा होने वाला है। और इसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो सारी गवर्नमेंट ने अभी और एडिशनल फंड की एक डिक्लेरेशन किया है। दोस्तों, दूसरा मेरा टॉपिक है वो, ऐसे देखो तो पर्सनल इससे किसी पॉलिटिक्स का या डिक्लेरेशन का इसका कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन ये मेरी पर्सनल अभी सभी से रिक्वेस्ट है प्रवासी मजदूरों के बारे में। देखिए, अभी कल ही हादसा हुआ है, कुछ काफ़ी दिनों से प्रवासी मजदूरों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना होता है। तो इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करूं या किसी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और को भी ब्लेम करूं, इसका मतलब नहीं होगा। मेरा ये कहने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि इस वीडियो के थ्रू उन तक ये बात पहुंचे। देखिए, ये जो मजदूर है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, सर्विस इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जहाँ पे भी काम करते हैं, ये सभी जगह पे बिजनेस ओनर्स हैं। वो अगर इनकी जिम्मेदारी अपने सर लेना शुरू करे तो थोड़ी बहुत राहत होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अभी का ये जो हालात है, इसमें कोरोना से जितना नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कोरोना के डर से। देखिए, अभी ये जितनी मौत हुई है जो बेकसूर मजदूर थे, कोरोना ने परेशान किया या नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन कोरोना के डर ने इन्हें परेशान करके रखा है। हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अगर यहाँ पे रह सके तो इतनी दिक्कत हो ऐसे ही कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर इस तरह से पलायन वाली बात करोगे या उस तरफ जाने वाली बात करोगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि रास्ते में भैया क्या दुर्घटना हो सकती है किसी को नहीं पता है। मैं समझता हूँ कि मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब है, खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन भैया आप अपने पूरे परिवार को लेके चलते चलते जा रहे हो तभी तो दिक्कत हो रही है। मेरे बाजू में ही, मेरे पड़ोस में ही एक परिवार है जो अच्छी फैमिली से है, जिनकी खुद की शॉप है, खुद का घर है, फिर भी वो अभी ऐसे टाइम में अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा पैसा खर्च करके उस तरफ चले गए। अब थोड़े दिन के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अब मार्केट खुलेगा तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन भैया, आप जा रहे हो और ऐसे टाइम में आ रहे हो, उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आपको खुद को पता है। देखिए, ये तो मैंने बात की एक बिजनेसमैन परिवार की। दूसरे जो छोटे मजदूर परिवार है, भैया अभी सरकार ने हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, बहुत सारी प्राइवेट संस्थाओं में भी कोविड सेंटर बना दिए हैं। बहुत सारी NGOs है, वो भी खाने पीने की मदद करने के लिए बाहर आ रही है। ये हालत ऐसा है कि किसी को भी इस बात का, सभी को सामना करना पड़ा है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि इस बात के लिए कोई परेशान ना हो, लेकिन सभी परेशानियों की वजह से अगर आप और इस तरह से जाने का निर्णय लोगे तो भगवान ना करे फिर से रास्ते में कुछ हादसे हो जाते हैं। तो भैया, कोरोना से आप दूर होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोरोना का डर ही है वो हमें मिटा रहा है। तो मेरी एक पर्सनल और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर जो भी बिजनेस ओनर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, जो भी हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, आप अपने मजदूरों का ध्यान रखिए, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी मुसीबत का सामना नहीं हो रहा होगा, पैसों के तौर पे आपको भी परेशानी हो रही होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हो सके तो इन परिवारों का खाने पीने का है वो ध्यान रख लीजिए, इनकी जिम्मेदारी उठा लीजिए। सेम वे पे मज़दूरों को भी, मैं मज़दूरों की व्यथा भी समझता हूँ कि कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर हो सके तो आप प्लीज़ सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कीजिए। कभी ना कभी ये वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई NGO है वो आपकी मदद के लिए कहीं ना कहीं घूम रही है। अगर वहाँ तक आपकी बात पहुँच जाए और आपकी चैनल कनेक्ट हो सकती है
तो ये संकट काल के थोड़े बहुत दिनों में हम बहुत मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं। ये अगर आप अपने वापस गांव जाने की कोशिश करते हो तो भैया ये सड़क में क्या हादसा हो रहा है किसी को नहीं पता, और बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कह के गए हैं कि वापस सब चीज़ नॉर्मल होगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो भैया अपनी जान रिस्क में लेके वापस जा रहे हो, वापस आ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तीसरी बात, सरकार भी खुद आपको आपके गाँव पहुँचाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिशें कर रही है, थोड़ी बहुत ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रही है, थोड़ी बहुत बसेस है वो भी ला रही है। तो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत और इंतज़ार कीजिए। आपने पिछले 50-60 दिनों से बहुत हिम्मत रखी है, अब आखिरी दिनों में जब सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, ऐसी कगार पे आके वापिस आप इस तरह से निर्णय लेके अपनी जान को और अपने परिवार की जान को रिस्क में मत लाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान